सुप्रभात बच्चों। कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, पाठ जॉर्ज पंचम की नाक और पुस्तक का नाम है कृतिका। और पाठ की व्याख्यान संख्या जो है आज 3 पढ़ेंगे हम। और इस पाठ के लेखक है कमलेश्वर और पाठ का नाम क्या है? जॉर्ज पंचम की नाक। तो सबसे पहले हम लेखक परिचय जानते हैं बेटा कमलेश्वर जी का। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी ज़िले में 6 जनवरी 1932 को कमलेश्वर जी का जन्म हुआ। एमए तक की शिक्षा ग्रहण कर दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक रहने के बाद उन्होंने अनेकों पत्र पत्रिकाओं, जिनमें से प्रमुख है दैनिक जागरण, सारिका, दैनिक भास्कर, का संपादन कार्य किया। नई कहानी आंदोलन के अग्रणी लेखकों में कमलेश्वर जी का नाम प्रमुख है। अब हम इनकी रचनाएं, और इनका निधन हुआ था 27 जनवरी 2007 को। दिल का दौरा पड़ने के कारण इनका निधन हो गया था और भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण की उपाधि से भी विभूषित किया है। कमलेश्वर जी की रचनाएं हैं। कमलेश्वर ने उपन्यास, कहानियाँ, यात्रा वृत्तांत आदि सभी गद्य विधाओं में रचनाएं लिखी है। ये लिखने की विधाएं होती है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कहानी संग्रह के अंतर्गत इनकी राजा निरंबसियाँ, खोई हुई दिशाएं, 16 छतों वाला घर, जिंदा मुर्दे आदि। और इनके उपन्यास है वही बात, आगामी अतीत, डाक बंगला, काली आंधी और कितने पाकिस्तान। इसके अतिरिक्त कमलेश्वर जी ने कुछ यात्रा वृत्तांत, संस्मरण व पटकथाएं भी लिखी है। अब हम इनकी साहित्यिक विशेषताएं जानते हैं। नई कहानी के आंदोलन के अगुआ, मतलब आगे रहने वाले अग्रणी रहे कमलेश्वर जी आधुनिक युग बोध के साहित्यकार थे। उन्होंने आज की परिवर्तनशील समाज तथा उनकी विभिन्न समस्याओं का पर्याप्त प्रकाश डाला है कि आज के परिवर्तनशील समाज में किस प्रकार की समस्याएं हैं। तो उन समस्याओं के ऊपर उन्होंने प्रकाश डाला है। उन्होंने अपनी कहानियों तथा उपन्यासों में महानगरीय जीवन की विसंगतियों तथा विषमताओं का यथार्थ वर्णन किया है, सच्चा वर्णन किया है। उन्होंने मानवता, नारी उत्पीड़न, शोषण, बेरोजगारी तथा सामाजिक विषमता के संवेदनशील चित्र अंकित किए हैं। कहीं कहीं ये सामाजिक बुराइयों पर करारा व्यंग करते हुए दिखाई देते हैं। अर्थात जो कमलेश्वर जी है वो समाज में जिस प्रकार की बुराइयां फैली हुई है उन बुराइयों पर करारा व्यंग्य करते हैं। अब हम पाठ का जो परिचय है, संक्षिप्त सार, उसको जानते हैं। जॉर्ज पंचम की नाक कमलेश्वर द्वारा रचित एक व्यंग्यात्मक कहानी है और कहानी में समस्त व्यंग्य नाक शब्द पर केंद्रित करते हुए लेखक ने अंग्रेज़ी हुकूमत से आज़ादी मिलने के बाद भी सत्ता से जुड़े विभिन्न प्रकार के लोगों की औपनिवेशिक दौर की मानसिकता और विदेशी आकर्षण पर गहरी चोट की है। कि जो सारी कहानी है वो नाक के इर्द गिर्द घूमती है कि जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति थी उसकी नाक काट दी गई थी, तो उस नाक को लगाने के लिए किस तरह से सरकारी तंत्र के अंदर हड़कंप मचता है और किस तरह से एक दूसरे की जिम्मेदारी, एक दूसरे पर कोई भी काम की जिम्मेदारी नहीं लेता बल्कि एक दूसरे के ऊपर उस जिम्मेदारी को लाद देते हैं, उसका वर्णन किया गया है। और कल हमने इसका दूसरा व्याख्यान जब पढ़ा था, पहले हम शब्दार्थ जान लेते हैं बेटा। परिक्रमा का अर्थ होता है पूरा चक्कर लगाना, किसी चीज़ की परिक्रमा करना अर्थात उसके चारों तरफ घूमना। ढाढ़स बंधाना, ढाढ़स का अर्थ होता है तसल्ली, किसी को तसल्ली देना, दिलासा देना, सांत्वना देना। सेक्रेटरिएट का अर्थ है सचिवालय। हैरत अंगेज ख्याल का अर्थ है कि हैरान कर देने वाला। कोंधा का अर्थ है अचानक आया। सन्नाटा, चुप्पी। अचकचाना का अर्थ है चौंक उठना। कानाफूसी होना का अर्थ होता है कानों ही कानों में धीमी धीमी बातें करना, अर्थात कान ही कान में धीरे धीरे कुछ कहना। राजपथ का अर्थ है तो दिल्ली संसद भवन के पास का एक राजमार्ग। पथ का अर्थ होता है रास्ता। हिदायत का अर्थ है निर्देश,
किसी चीज़ की हिदायत देना, निर्देश देना। कतई, कतई का अर्थ है ज़रा भी, कि थोड़ा भी। उद्घाटन, उद्घाटन का अर्थ है शुरुआत। फीता काटना, रिबन काट कर शुरुआत करना, किसी काम की शुरुआत करना रिबन काट करके। सार्वजनिक, सार्वजनिक का अर्थ है आम लोगों की सभा। सार्वजनिक सभा अर्थात आम लोगों की सभा। अभिवादन, अभिवादन का अर्थ है स्वागत। मानपत्र भेंट करना, किसी को सम्मान भेंट करना। बुत, बुत का अर्थ होता है मूर्ति। अब पाठ को हम मुख्य संकेत बिंदुओं के द्वारा पढ़ेंगे। तो इससे पहले व्याख्यान में हमने पढ़ा था कि मूर्तिकार जो था वो मूर्ति जिस पत्थर की बनी थी वैसा पत्थर ढूंढने के लिए हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों का दौरा करने के लिए गया हुआ था, लेकिन उसे उस तरह का पत्थर नहीं मिलता और वापस लौट कर आता है तो सभापति जो थे उनको बड़ा मतलब वो उनसे नाराज़ होते हैं कि भाई ऐसी कौन सी चीज़ है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती। इस देश के गर्भ में हर चीज़ छिपी हुई है, मतलब यहाँ पर सब कुछ मिलता है, बस ज़रूरत खोज करने की है। तो वो परेशान हो जाता है मूर्तिकार जो था वो। फिर वो सभापति को, सभा में बैठे हुए लोगों को एक और राय देता है कि भाई हमारे देश में नेताओं की, शहीदों की मूर्तियाँ जगह जगह पर लगी हुई है, अगर आप सब लोग इजाज़त दें तो भाई मैं उनकी मूर्ति पर जो नाक है उसका नाप ले लेता हूँ। अगर नाक ठीक बैठती है तो जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर उनकी नाक लगा देंगे। तो कमेटी के लोग थे वो उसको उस चीज़ की इजाज़त दे देते हैं। उसको कहते हैं कि भाई होशियारी के साथ इस काम को तुम पूरा करना, किसी को इस बात की भनक तक न लगे। तो ये बातें होने के बाद जो मूर्ति का, अब हम आगे पढ़ेंगे कि भारतीय नेताओं की नाक बड़ी होना, कि जो मूर्तिकार था वो भारतीय जो नेता थे उनकी नाकों का नाप लेने के लिए चल पड़ा, लेकिन उनकी नाक उनको जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी ही लगी। और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था कि उसने जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति की नाक थी उसका नाप ले रखा था। तो मूर्तिकार सबसे पहले दिल्ली से मुंबई पहुंचा और मुंबई जाकर उसने दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, इन सब की नाकें टटोली, अर्थात उन सब की नाकों को नापा, लेकिन उन सब की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। उसके बाद मूर्तिकार गुजरात की ओर गया। तो गुजरात में जाकर उन्होंने गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा, कि वहाँ पर इनकी मूर्तियों को देखा और इनकी मूर्तियों पर की जो नाक थी, इनकी जो नाक थी उससे नापा, लेकिन इनकी नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। तो गुजरात से फिर बंगाल की ओर चला। तो बंगाल में गया तो वहाँ पर गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय, इन सब की मूर्तियों को भी देखा और नाप जोख की, मतलब उनका भी नाप लिया, लेकिन उनकी नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी ही निकली। बिहार की तरफ चला और बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। उत्तर प्रदेश में जाकर उसने चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। तो उत्तर प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश में जाकर उसने चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, इनकी नाकों को भी नापा, लेकिन इनकी नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। फिर उसके बाद मद्रास गया। तो मद्रास में उसने सत्यमूर्ति को भी देखा। मैसूर और केरल में भी गया। सभी प्रदेशों का इस तरह से दौरा करता हुआ वह पंजाब पहुंचा। पंजाब में उसने लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों का भी, मतलब उनको भी उसने देखा, लेकिन उनकी नाक भी बड़ी निकली। फिर आखिर दिल्ली पहुंचा और अंत में लौटकर कहाँ आया? दिल्ली आया। और उसने अपनी मुश्किल बयान की कि सभा कमेटी के लोगों के सामने उसने अपनी मुश्किल बता दी कि पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, कि मैं हिंदुस्तान में चारों तरफ घूम आया हूँ, सब मूर्तियाँ देख आया, कि जितनी भी मूर्तियाँ लगी हुई थी सबको देख लिया,
सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। कि मैं हर राज्य में गया, वहाँ पर मैंने देशभक्तों की, नेताओं की, शहीदों की मूर्तियों की नाकों का नाप लिया, लेकिन उन सब की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। तो यहाँ पर बेटा बड़ी नाक बताना अर्थात मूर्तिकार जो था उसने मतलब हमारे जो हिंदुस्तानी नेता शहीद जो भी हुए हैं उन सबका मान सम्मान उस जॉर्ज पंचम से ज़्यादा बताया। नाक बड़ी बताना मतलब कि उसका मान सम्मान अधिक था। अगला संकेत बिंदु है मूर्तिकार का बिहार जाना। तो इसके बाद मूर्तिकार जो था वो बिहार जाता है और बिहार में जाकर वो शहीद बच्चों की मूर्तियों को देखता है, उनका नाप लेता है। तो सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे। जब उसने बताया कि सभी की नाकें बड़ी थी तो सब सुनकर निराश हो गए और झुंझलाने लगे, मतलब उसके ऊपर गुस्सा क्रोध करने लगे। मूर्तिकार ने ढांढस बंधाते हुए आगे कहा। तब मूर्तिकार ने उनको तसल्ली देते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटरीट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित है, कि सचिवालय के अंदर जो 42 में बच्चे शहीद हुए थे उनकी मूर्तियां लगी हुई है। तो शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए, क्योंकि उनसे तो उसकी नाक छोटी थी, हमारे जो शहीद थे, नेता थे, उनसे छोटी थी। तो यहाँ पर मूर्तिकार ने किसकी नाक का नाप लेने के लिए बोल दिया? बच्चों की नाक की। बच्चों की नाक तो छोटी होगी तो शायद जॉर्ज पंचम की नाक पर फिट बैठ जाए। यह सोचकर वहाँ भी पहुँचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती है। अब बताइए मैं क्या करूँ? तो वो बिहार गया, उसने नाकें नापी, लेकिन उन बच्चों की नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। तो कहते हैं कि अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। अर्थात मूर्तिकार ने हमारे जो शहीद बच्चे हैं उनका मान सम्मान भी उस जॉर्ज पंचम से अधिक बताया है। राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया, कि राजधानी में हर प्रकार की तैयारियां हो चुकी थी। जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति थी उसको मल मल करके नहलाया गया था, रोगन लगाया गया था, कि उसके ऊपर रंग रोगन कर दिया गया था। सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी, कि सारी तैयारियां हो गई थी, सब कुछ कर दिया था, लेकिन मूर्ति के ऊपर नाक नहीं थी। बात फिर बड़े हुक्कामों तक पहुंची, कि बड़े अधिकारियों तक, बड़े शासकों तक बात गई। बड़ी खलबली मची, कि तहलका मच गया। अगर जॉर्ज पंचम के नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब, कि अगर जॉर्ज पंचम की नाक नहीं लगी तो रानी के स्वागत करने का फिर क्या मतलब कुछ नहीं बचता। फिर तो यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई, कि इसमें तो हमारी ही नाक कट जाएगी, अर्थात रानी के सामने हमारा ही अपमान होगा। अगला संकेत बिंदु है मूर्तिकार का सुझाव। तो मूर्तिकार जो था फिर एक और सुझाव उन अधिकारियों को देता है, लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। तो जो मूर्तिकार था वो पैसे से तो लाचार था, अर्थात गरीब था, लेकिन हार मानने वालों में से नहीं था। एक हैरत अंगेज़ ख्याल उसके दिमाग में कौंधा, कि एक हैरान कर देने वाला विचार, ख्याल उसके दिमाग में एकदम से आया, और उसने पहली शर्त दोहराई। और जब विचार आया तो उसने शर्त रख दी। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे बंद हुए, अर्थात जिस कमरे में वो लोग बातें कर रहे थे उसके दरवाजे बंद कर दिए गए, और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूँकि नाक लगना एकदम ज़रूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए, क्योंकि मूर्तिकार भी उन जो अधिकारी थे उनकी मानसिकता को जान चुका था, या हो सकता है कि जानना चाहता हो कि भाई ये अपना मान सम्मान बचाने के लिए या दिखावा करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। तो उसने उनको राय दे दी कि भाई जो भारतीय लोग हैं उन्हीं में से किसी एक की नाक लगा देते हैं। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया, कि जैसे ही उसने ये बात कही वहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा छा गया, चुप्पी छा गई। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया, कि जब उसने सबको परेशान देखा तो वह भी चौंक उठा, अर्थात भौचक्का सा रह गया, और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मूर्तिकार ने उन लोगों को कहा कि आप लोग घबराइए मत, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, नाक चुनना मेरा काम है।
आपके सिर्फ इजाज़त चाहिए कि नाक तो मैं खुद ही चुन लूँगा, बस आपकी मुझे अनुमति चाहिए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। तो जो लोग बैठे थे वहाँ पर उन्होंने कानों में धीमे धीमे या धीरे धीरे से बात की और मूर्तिकार को अनुमति दे दी गई। और अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है। और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम के लाट के नाक लग रही है। तो अखबारों में भी इसके बारे में कुछ नहीं छापा गया, सच्चाई को छिपाया गया, छापा नहीं गया। वहाँ पर इतना ही लिखा गया कि नाक का मसला हल हो गया है और जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक लगाई जा रही है। तो इस तरह से अखबार वालों के ऊपर भी यहाँ लेखक ने व्यंग्य किया है। अगला संकेत बिंदु है जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक लगाना। तो अब जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक लगाने की बारी आ गई थी, क्योंकि नाक चुनने का काम तो मूर्तिकार ने अपने ऊपर ले ही लिया था कि आप मुझे अनुमति दे दीजिए, नाक चुनकर मैं लगा दूंगा। तो नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई कि जब नाक लगानी थी तो उससे पहले हथियारबंद अर्थात हथियारों के साथ वहाँ पर पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया कि तालाब को सुखा दिया गया, उसको साफ कर दिया गया, उसकी रवाब निकाली गई। रवाब का अर्थ होता है कीचड़। तो उसमें जो कीचड़ थी, जो मिट्टी थी, वो सब वहाँ से निकाल दी गई और उसके अंदर ताज़ा पानी डाला गया, ताज़ा पानी भर दिया गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने न पाए, कि जो जिंदा नाक लगानी थी वह नाक सूखे नहीं, कि रानी आए तो उसको ऐसी दिखाई न दे कि नाक जो है वो मतलब उसे किसी तरह का उसमें कोई फ़र्क दिखाई न दे, उसे पता न चल पाए कि नाक कैसी लगी हुई है। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। तो जो जिंदा नाक लगाई गई थी इसकी खबर जनता को भी नहीं थी, क्योंकि ये सारी तैयारियां जो थी वो भीतर भीतर चल रही थी, अंदर ही अंदर चल रही थी। बंद कमरों में उनकी सभाएं होती थी, उसी में फैसले लिए जाते थे और इस तरह से किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा था। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी कि जिंदा नाक लगानी थी, उसके लिए किसी और चीज़ की भी ज़रूरत होगी। तो उसने कमेटी वालों से मदद मांगी और कमेटी वालों ने भी उसको हर तरह की मदद दे दी। जो उसने मदद मांगी उसको हर प्रकार से वो मदद दी गई, लेकिन उसको साथ में एक हिदायत दे दी गई कि भाई एक ख़ास दिन है, हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। कि उसको हिदायत दी गई कि भाई मतलब जो दिन हमने दिया है उस दिन तक यह नाक लग जानी चाहिए। और वह दिन आया, जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। अगला संकेत बिंदु देखते हैं। नाक लगाने पर समाचार पत्रों की प्रतिक्रिया, कि जब नाक लगाई गई तो समाचार पत्रों की क्या प्रतिक्रिया थी। सब अखबारों में खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है। कि अखबारों में खबरें तो थी, सभी में थी कि भाई जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। तो देखा यहाँ बेटा कि किस तरह से अखबार वालों ने सच्चाई बताकर भी किस तरह से उस बात को मतलब सच्चाई बता भी दी और छिपा भी ली। लेकिन उस दिन अखबारों में एक बात गौर करने की थी, कि एक बात जो थी वो ध्यान करने की थी कि उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी, किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मान पत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी। मान पत्र का अर्थ क्या होता है? सम्मान पत्र। किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था। यानी ऐसा करके अखबार वालों ने भी अपना रोष प्रकट किया था। सब अखबार खाली थे, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह भी बुद्ध के लिए। लेखक कहता है कि भाई अखबार खाली थे पर पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, और नाक तो सिर्फ एक ही चाहिए थी, वह भी बुद्ध के लिए। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? मूर्ति, कि मूर्ति के लिए एक नाक चाहिए थी। तो ये व्याख्यान हमने पढ़ा। इस व्याख्यान के साथ ही हमारा जो ये पाठ था ये पूरा हो गया है। आशा है आपको समझ आ गया होगा। तो जो जितना हमने आपको पढ़ाया उतने को आप अपनी पुस्तक में से ज़रूर पढ़ेंगे एक बार, और उसके बाद जो हमने गृह कार्य दिया है उसके प्रश्नों के उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है,
कलाकार ने कब कब अपनी लाचारी व्यक्त की। तो कलाकार कौन था यहाँ? जो मूर्तिकार था वही कलाकार था। तो उसने अपनी लाचारी कब कब व्यक्त की थी, अपनी लाचारी कब कब बताई थी, किस तरह की उसकी लाचारी थी, उसका वर्णन आपको इसमें करना है। दूसरा प्रश्न था मूर्ति को जिंदा नाक लगाने से पूर्व क्या प्रबंध किया गया। तो जो मूर्ति को नाक लगाई गई थी, जिंदा नाक लगाई गई थी, उससे पहले मूर्तिकार ने किस किस चीज़ का मतलब क्या क्या प्रबंध किया था, किस तरह की तैयारियां उसने कर ली थी। तीसरा प्रश्न था मूर्तिकार स्वयं अपने बताए किस हल से परेशान था और क्यों। कि मूर्तिकार जो था हल उसी ने बताया था शासकों को, लेकिन फिर भी वो उस हल से परेशान था। तो वो कौन सा हल था और उससे वो परेशान क्यों था, किस लिए था, इसका उत्तर आप लिखेंगे। लेकिन इन प्रश्नों के उत्तर आप पाठ को पढ़ने के बाद ही लिखेंगे। अब हमने व्याख्यान 2 में आपको जो गृह कार्य दिया था उनके प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। और जब आप अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखते हैं तो उसमें आप उस सुंदर लेख में कार्य को करें, और दूसरा आप उसमें मात्राओं की गलतियों पर विशेष ध्यान दें कि आप मात्राओं की कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। इसके लिए आपने जो उत्तर लिखा है उसको पूरा लिखने के बाद एक बार पढ़ें, लिखे हुए को पढ़ना है और अपनी गलतियों को आप खुद ही ढूंढने का प्रयास करें, क्योंकि जब आप उस लिखे हुए को पढ़ोगे तो मात्राओं की गलतियाँ आपकी खुद की पकड़ में ही आ जाएगी और आप उनको फिर सुधार पाएंगे गलतियों को। तो पहला प्रश्न था यह जानने के लिए क्या किया गया कि लाट का पत्थर कहाँ से आया था। लाट का अर्थ क्या है? मूर्ति। तो यह जानने के लिए कि लाट का पत्थर कहाँ से आया था, अधिकारियों ने एक क्लर्क को यह उत्तरदायित्व सौंप दिया। उसने पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे, परंतु फिर भी उसे कुछ पता नहीं चला। हारकर उसने कहा, सर मेरी खता माफ़ हो, मतलब मेरी गलती, मेरी भूल माफ़ हो। क्यों हो? क्योंकि फाइलें जो थी वो सब कुछ हजम कर चुकी है, अर्थात वो सब पचा चुकी है। दूसरा प्रश्न था सभापति का कौन सा छोटा सा भाषण अखबारों में छप गया। कि सभापति द्वारा कौन सा ऐसा छोटा सा भाषण था जिसे फौरन अखबारों में छाप दिया गया था। तो सभापति को जब मूर्तिकार ने आश्वासन दे दिया कि पत्थर की किस्म का पता न लगने पर मैं स्वयं पहाड़ों से ऐसे पत्थर की खोज, मतलब ऐसे पत्थर को खोज लाऊंगा। मूर्तिकार के आश्वासन से आश्वस्त होकर कमेटी की जान में जान आ जाती है और सभापति फिर जो है बड़े गर्व से कहते हैं कि भाई ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती। हर चीज़ इसके गर्भ में छिपी हुई है, ज़रूरत है खोज करने की, कि बस उसके लिए खोज की ज़रूरत है और खोज करने से के लिए हमें मेहनत करनी होगी और इस मेहनत का फल हमें अवश्य मिलेगा। और जब मेहनत का फल मिलेगा तो आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। और यह छोटा सा जो भाषण था वह अखबारों में छप गया था। तीसरा प्रश्न था कि मूर्तिकार पत्थर की तलाश में कहाँ कहाँ गया। निराश लौटने पर उसने क्या कहा। कि मूर्तिकार जो था वो मूर्ति के जैसा पत्थर ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ पर गया था और निराश होकर लौटा तो फिर उसने क्या जवाब दिया, क्या कहा। तो इसका उत्तर होगा कि मूर्तिकार लाट की मूर्ति को नाक लगाने के लिए लाट से मिलता जुलता पत्थर तलाशने के लिए भारत के सभी पहाड़ी प्रदेशों और पत्थर की खानों में गया, परंतु उसे कहीं भी वैसा पत्थर नहीं मिला जैसे पत्थर से मूर्ति बनी हुई थी। इसलिए बेचारा निराश ही लौटा। तो निराश लौटने पर उसने कहा कि हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, कि मैंने हिंदुस्तान की हर जगह ढूंढ डाली है पर इस किस्म का पत्थर मुझे कहीं नहीं मिला है। अर्थात वो हिंदुस्तान के कोने कोने में गया पर उसे वैसा पत्थर कहीं पर भी नहीं मिला जिस पत्थर से वह मूर्ति बनाई गई थी। तो आशा है आपने जो उत्तर लिखे होंगे वो ठीक ही होंगे। और अगर आपको किसी उत्तर में संशय लगता है, संदेह लगता है
तो आप इनको पढ़ने के बाद, समझने के बाद अपनी उत्तर पुस्तिका में फिर से लिख लीजिए। लेकिन लिखते समय लेख पर विशेष ध्यान दें और मात्राओं पर ध्यान दें, जिससे गलतियाँ कम से कम हों। साफ और सुंदर लेख में काम को पूरा करें।